अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है नैब तरमीम केस का फैसला। एक नया पेंडोरा बॉक्स आज खुल गया है। इसके सियासी असरात भी होंगे, इसके कानूनी असरात भी होंगे। क्या ये केस दोबारा रिव्यू में जाएगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर टेक्निकल हवाले से बहस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सियासी बहस हम ले जाएंगे लंदन, जहां पे मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की आमद है। इस फैसले के बाद क्या वाकई वो 21 तारीख को वापस भी आएंगे, ये पूछेंगे हम पीएमएल रिप्रेजेंटेटिव से। आखिर में इलेक्शन की तारीख से पीपल्स पार्टी का जो बयानिया बदलता जा रहा है, आज बिलावल ने इवेंचुअली कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द तारीख दे, और पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की भी शिकायत है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, लेकिन आगाज करते हैं नैब तरमीम केस का फैसला, जिसमें सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाने से पहले फैसला सुना के जाएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट ये फैसला होगा, पर एक किसके लिए एक कड़वी गोली बन सकती है, ये एक बहुत अहम सवालिया निशान है। ये फैसला कहता क्या है? 2-1 की अक्सरियत से आया है। इससे 6 वज़ीर आज़म, 14 के करीब जो है चीफ मिनिस्टर्स और 450 के करीब इलेक्टेड मेंबरान डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। हर सियासी जमात की मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी इससे असरअंदाज होती है। इस फैसले में कहा क्या गया है, जो अक्सरियती नोट है वो कहता है कि अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल हो जाएंगे। अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस बहाल होंगी। नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए तमाम मुकदमात दोबारा खुलेंगे। खत्म किए गए नैब मुकदमात एक हफ्ते के अंदर दोबारा एहतसाब अदालतों में लगाए जाएंगे। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत होगी। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार रहेगी। इसके बाद एक इख्तलाफी नोट जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सामने आया, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तफसीली फैसला आया, उसमें से जो इख्तलाफी नोट में वो क्या कहते हैं ये हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। वो कहते हैं जी कि द मेजॉरिटी जजमेंट हैज ऑल्सो फॉलन शॉर्ट टू अप्रिशिएट दैट व्हाट पार्लियामेंट हैज डन। पार्लियामेंट कैन अनडू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नेवर एग्जॉस्टेड। If the parliament can enact the NAB law, it can also repeal the entire law or amend the same. पहले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि majority judgment has fallen short in my humble opinion to recognize the constitutional command that the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of people. इसको अगर आसान जबान में उर्दू में आपको बताएं, वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, वो लोगों की तरफ से चुनिंदा नुमाइंदगान होते हैं, वो ही इस पे एक्ट कर सकते हैं, वो इसको रिपील कर सकते हैं, जबकि जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो इससे अग्री नहीं करती है। सो बहरहाल इस केसेस से कौन कौन अफेक्ट होगा आज की अमेंडमेंट से, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम आगाज करें तो निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ साहब का केस बहाल हो जाता है। इनके खिलाफ नैब केस दोबारा बहाल होगा। निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ पर वॉइस ऑफ बलोचिस्तान एनजीओ के जरिए करप्शन का इल्जाम था। नैब कोयटा ने 2020 में अनवर हक काकड़ और उनके बेटे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी थी। पार्टी टू पार्टी हम इसको डायसेक्ट करते हैं कि किस पार्टी के कौन से अहम रहनुमा इससे डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। पीपल्स पार्टी से आगाज करते हैं। आसिफ अल जरदारी के जाली अकाउंट केसेस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना केस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी एहतसाब अदालत को वापस होगा। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नेफ रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। फरियाल तालपुर का जाली अकाउंट केस भी दोबारा खुलेगा। शर्जील मेमन, अनवर सियाल, निसार खोड़ो, नवाब अली वसान के केसेस भी बहाल होंगे। पीपल्स पार्टी की क्यादत के करीब समझे जाने वाले ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के जाली अकाउंट मुकदमात भी बहाल होंगे। अब आते हैं नून लीग की क्यादत के केसेस की तरफ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशा खाना केस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। सदर नून लीग और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1400 कनाल सरकारी राजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस और तैयारे के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस भी बहाल होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। मरीम नवाज साहिबा का शुगर मिल केस बहाल होने के इम्कानात हैं। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कैंट हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी और प्राइवेट अफराद की जमीनें हासिल करने और लोगों को धोखा देने के इल्जाम की इंक्वायरी बहाल होगी। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो जाएगा। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों, बेनामी दारों के नाम पे 95 मिलियन रुपए के गैर कानूनी असासों और 100 मिलियन रुपए के गैर कानूनी मुनाफा केस भी
बहाल हो जाएंगे। जावेद लतीफ साहब, अमीर मुकाम, जाफर खान मंदोकेल, इनके नैब केसेस बहाल होंगे। सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ PIA में गैर कानूनी भर्तियों का नैब केस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। JUIF क्यों पीछे रहे, उनके भी जो केसेस हैं वो भी लगता है कि खुलने जा रहे हैं या वापस ट्रांसफर होने जा रहे हैं। सरबराह JUIF और सदर PDM मौलाना फजल रहमान के खिलाफ असासों की नैब इंक्वायरी भी बहाल होगा। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुरानी का नैब केस भी बहाल हो जाएगा। PTI के भी केसेस हैं, वो भी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होंगे। साबिक वजीर खजाना साहब जो हैं शौकत तरीन, उनका केस वो भी बहाल हो जाएगा। PTI के मुनहरिफ रहनुमा और अब साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान भी नैब तरमीम केस के फैसले की जद में आएंगे। और आमिर कियानी साहब जो कि अब IPP में है लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ में है थे, उनका नैब केस भी खुलेगा। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला के नैब केसेस भी खुलेंगे। वो कौन है? नवाब असलम रईसानी साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई के नैब केसेस भी बहाल होंगे। रद्द अमल जो उस पर सबसे पहले मांगा गया निगरान हुकूमत की तरफ से कि क्या इस सारे मामले पे वो क्या चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या जो लॉ मिनिस्ट्री है केयर टेकर उसका कोई इस पे लीगल ओपिनियन है। तो जो वजीर आजम साहब है केयर टेकर, उन्होंने क्या कहा सुनिए। वो जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, जाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। PMLN कहती है कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है इसलिए क्योंकि उन्होंने सारा नैब के मामलात भुगत लिए हैं। इन केसेस से डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अफेक्ट होंगे। अब उनको वो तमाम सहूलतकारी या वो तमाम रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि नैब के पुराने जो काले कवानीन हैं, जो सख्त कवानीन हैं, वो वापस आ गए हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगी। उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स इस फैसले को एक तरीके से सेलिब्रेट किया। ये एक मुतनाज़ और एक मुतनाज़ बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बात इंडोर्स कर रहा हूँ या कोट कर रहा हूँ जो एक सीनियर जज उनके साथ ही उनकी दाईं तरफ बैठे और वो ये बात बार बार जो है ये कहते रहे हैं। अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, उसी जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। तो ये PTI को मुबारक हो गया। अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत नैब देखे हैं, बहुत सारे जो नैब के मामला वो भुगतते रहे हैं, इस फैसले को एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो भी इसके नतीजे होंगे पीपल्स पार्टी उनको देखेगी। लेकिन क्या ये फैसला हतमी है? क्या दिस इज ऑल इट? इसके बाद क्या इस फैसले में कोई रिव्यू की गुंजाइश है या नहीं है? यहां पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट इसलिए आता है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब ने आज जिस हवाले से अपना अगले जो उनके टेन्योर आ रहा है उसका एजेंडा और उनके अपने जो इंटेंशंस है वो वाजे कर दिए। पहले दिन वो कौन सा केस टेकअप करने जा रहे हैं उस हवाले से आज नोटिफिकेशन आया और ये जो है केस, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है। इसके खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। ये भी इम्कानात है शायद फुल बेंच बना दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जो 8 रुकनी लार्जर बेंच था वो इस एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। इम्कान यही है कि इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। अगर तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल डिसमिस होता है तो क्या इसके बाद ये इस पूरे मामले में कोई तब्दीली आ सकती है? क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? अगर हम 1 सितंबर का इख्तिलाफी नोट देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये हो सकता है। कैसे? उस इख्तिलाफी नोट में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में गैर जरूरी ताखीर समझ से बालातर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दुरुस्त होने की सूरत में मौजूदा केस का फैसला गैर मुअस्सर हो जाएगा। मैंने नैब तरमीम के खिलाफ केस सुनने के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई रोकने की राय दी है। सो जो दूसरी लाइन है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दुरुस्त होने की सूरत में मौजूदा केस का फैसला गैर मुअस्सर हो जाएगा, क्या उसकी इफेक्ट इस केस पे आएंगे? क्या कोई रिव्यू में जाएगा? इसको चैलेंज किया जाएगा? और क्या ये एक पहला बड़ा मुकदमा, एक बड़ा टेस्ट केस अगली सुप्रीम कोर्ट के लिए होने जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब आपसे आगाज करते हैं। PMLN सीम्स कंफर्टेबल। जब हमने देखा कि लंदन से भी
جو ان کا رد عمل آیا، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی. یہ تو کافی سارے ریفرنسز ہم نے پڑھ دیے ہیں جو کہ دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے، یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. سو جو پی ایم ایل این کی یہ آپٹمزم ہے، ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ کیا قانونی طور پہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان امینڈمنٹ سے آپ کی رائے چاہیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے کیسز پہ؟ سب سے پہلے تو آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو کہ آپ نے اتنی ساری انفارمیشن ایک بہت تھوڑے سے عرصے میں اکٹھی کر لی. یا تو یہ پہلے سے کولیٹ ہوئی تھی، اور اگر یہ فوری طور پہ کی ہے تو آپ کی ٹیم کو اور آپ کو میں سر فوری طور پہ کی، اور بالکل میری ٹیم کا کریڈٹ. بات یہ جی کہ ہر ایک کو اپنا رائے دینے کا حق ہے، ہر ایک کی رائے صائب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے. لیگل پوزیشن سمجھنے سے پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ ضرور دیکھنی چاہیے. یہ قانون کس بیک ڈراپ میں بنا، کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کس طریقے سے اس میں ترامیم ہوئی، اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے. سب سے پہلے یہ قانون بنایا کیسے گیا، اس کی کیا بیک ڈراپ ہے. پرویز مشرف جب آئے تو انہوں نے نعرہ لگایا اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے وہ پلائبلٹی بن گیا. یعنی کسی کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرانے یا اس کا احتساب کرنے کے بجائے آپ اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے، آپ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے، جس کو سپریم کورٹ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ. سو پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ ایک ٹول بن گیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ ایک ذریعہ بن گیا، اور اس کی بازگشت ہمیں بار بار ایوانوں میں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ایوان ہیں چاہے وہ کورٹ کے ایوان ہیں، بازگشت ہمیں سنائی دیتی رہی. یہ ججمنٹس میں بارہا لکھا گیا. یہ بھی لکھا گیا کہ اس کے اندر، اور چیف جسٹس اس وقت کے تصدق جیلانی صاحب نے بھی اس کے اوپر بہت جامع ججمنٹ دی، چیف جسٹس آصف کھوسا نے جامع ججمنٹ دی، چیف جسٹس جو اس ایک سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے اس کے اوپر 80 صفحے کا ججمنٹ دیا. کس طریقے سے اس قانون نے اور اس ادارے نے اس ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی کو، اکنامک پروگریس کو سٹن کیا، کس طریقے سے انہوں نے جو سارا کا سارا سلسلہ جس کے اندر آپ کی کوئی فیصلہ ساز کی جانے والی باتیں ہیں وہ کی. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہائی کورٹ کی ججمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر امینڈمنٹس کی تجاویز دی گئیں. اور فاروق نائک صاحب نے اس پہ بہت کام کیا، زاہد حامد صاحب نے اس پہ بہت کام کیا، اس کے اوپر بہت سارا کام کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لیجسلیٹرز میں بہت سارا کام کیا، بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور طے یہی ہوا تھا کہ اس کو شاید بالکل کالعدم قرار دے دیتے، اور اگر اس پورے قانون کو ختم کر دیتے تو کیا سپریم کورٹ اس قانون کو ریوائیو کر سکتی تھی؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اور چونکہ قانون کو اگر ریوائیو نہیں کر سکتے تھے تو پھر یہ کیسے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ کس کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ عمران خان صاحب کے، جنہوں نے پٹیشن فائل کی، یا کوئی اور پٹیشنر جس نے اس کو فائل کیا؟ ایک بھی بنیادی حقوق ان کا اس سے مجروح نہیں ہوتا. ہاں، ان لوگوں کی بنیادی حقوق ضرور مجروح ہوں گے جن کی پراپرٹیز کو کانفسکیٹ کیا گیا اور فریز کیا گیا اور سالہ سال کے لیے انہوں نے پابند سلاسل رکھا گیا. ٹھیک ہے. ان کے ضرور ہوں گے جن کی ڈگنیٹی کو مجروح کیا گیا، جن کی فیملی کو سفر کرنے دیا گیا، اور وہ ہوں گے جن کی ڈگنیٹی آئندہ آنے والے دنوں میں انہی کالے قوانین سے ہوگی. یاد رکھیے، سخت قانون کالا نہیں ہوتا، قانون تو ہوتا ہی سخت ہے. کالا قانون اس کو کہتے ہیں جو مس یوز ہو سکے. سر اور پھر اسی تو لیے سر سندھ ہائی کورٹ نے فل بینچ نے وہاں سر قانون پاکستان میں کوئی تو طریقہ وضع کرے مس یوز ذریعے یہ سارے مس یوز تو پاکستان میں سر بیسک قوانین کو بھی کیا جا رہا ہے. اشرف صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی. کرپشن کے کیسز ہیں
जिनको ही किया जाना जी चाहिए। अशरफ साहब, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो चेक बाउंस जैसे केस को भी मिसयूज किया जाता है। मुझे थोड़ा सा आगे इस पे और पॉइंट ऑफ व्यू आपका मैं लेती हूँ कि ये रिव्यू में जा सकते हैं, ये मामला ओवरटर्न हो सकता है, लेकिन पहले अगर मैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से इस पे गुफ्तगू कर ले। बैरिस्टर साहब, अब इंटरेस्टिंग बात है कि पीटीआई जिस वक्त गई इस केस को पिटिशन को लेकर, उस वक्त दूर दूर तक इम्कान शायद नहीं थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ भी नैब में केसेस बनेंगे। अब चूंकि कानून रिवाइव हुआ है तो सबसे पहला जो रद्द-ए-अमल पीएमएलएन ने दिया और जो बात दुरुस्त है वो ये कि अब पुराने कानून के ऊपर तो आप लोगों को भी सख्त मुश्किलात हैं, ये तो आपकी पार्टी के ऊपर भी अप्लाई होगा। क्या आप लोग समझते हैं कि आज जो ये कानून में चीजें कलअदम करार दी गई हैं इससे तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात बढ़ेंगी? क्योंकि जब ये केस आपने उस वक्त प्लीड किया था तो उस वक्त कानूनी मुश्किलात नहीं थी, आज वो हैं। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी कानूनी मुश्किलात बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, मैं ये समझता हूँ कि नेब का ऐसा कानून है उसमें कुछ तरामीम वक्त की जरूरत थी, वो होनी चाहिए थी, लेकिन जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने इन तरामीम को सेटिसाइड कर दिया, बिल्कुल जरूर इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारी कई सारे केसेस है, लेकिन कोई भी ऐसा केस नहीं है जो नेब का है। सिर्फ और सिर्फ खान साहब के खिलाफ 2 केसेस शुरू किए हैं जिनका कोई दूर दूर से उस किस्म की करप्शन से ताल्लुक नहीं है। एक अलकादर यूनिवर्सिटी का, वो भी अगर इनका मैक्सिमम क्वेश्चन ये कि 190 मिलियन पाउंड आया, वो पैसा कहाँ गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, और उसकी सिर्फ ये बात है आपने वो पैसे की इजाजत दी, वो डिसीजन भी कैबिनेट का था, और कैबिनेट लॉ मुतालिक जो इन्होंने इख्तियारात किए वो उसमें बड़े वाज़ेह है। जहाँ तक सेकंड का ताल्लुक है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ये है, यहाँ से पूछते हैं जी तोशाखाना के, तो तोशाखाना को ये किस हद तक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको असाइड पे रखते हुए पार्लियामान जब कानून पास करे तो उसमें ये नहीं होना चाहिए किस पार्टी के लिए और किन लोगों के लिए। देखो, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम में लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 7,000 लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जो इस सीट के लिए लड़ रहे थे। 242 की कैबिनेट है, ये लोग वो पार्लियामान है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको फायदा पहुंचे तो कानून बनाए। जिस तरह ये वाले लोग जो ये कानून बना है स्पेसिफिकली जब हुकूमत पावर में आई है, विद इन अ मंथ इस हुकूमत ने पहला कानून ये पास करवाया कि नेब में 2 तरमीम की, पहले तरमीम किया, फिर सेकंड तरमीम किया। सेकंड तरमीम 12 अगस्त 2022 को आई है और पहले तरमीम जून में आई है, राइट विद इन अ मंथ। और उन्होंने क्या किया कि 50 करोड़ से अगर पैसे कम हो, ये कोई सोचने की बात है। 50 करोड़ गौहर साहब, ये तो डिक्टेटर, देखिए ना, ये एक बात जो हकीकत है कि नैब के कवानीन, नैब का इदारा डिक्टेटर्स ने, हुकूमतों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सियासी मुखालिफिन के बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर तो वो उसका रास्ता रोकने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता रोकने के लिए पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है, जो कि मंसूर अली शाह साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा भी है कि ये प्रेरोगेटिव पार्लियामेंट का है, ये और उधर ये फैसला होना कि कानून बनाना है, उसको रिपील करना है, उसको रखना है, उस पर तरमीम करनी है, ये अवाम के नुमाइंदों को करने दीजिए, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है। पाकिस्तान में नैब मिसयूज होता है। देखिए, जहां तक इसको इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो हरगिज नहीं होना है, किसी भी लॉ में होना चाहिए। और वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये लॉ नहीं इस्तेमाल हुआ नेब का, वो एंटी करप्शन का लॉ इस्तेमाल हुआ है, वो पुलिस के पावर का इस्तेमाल हुआ है, वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का इस्तेमाल हुआ। आप खुद देख ले कि 3 महीनों में ये 10 मरतबा परवेज इलाही साहब को कौन से केसेस में उठाते हैं, और दूसरे केसेस में फैमिली मेंबर समेत पीटीआई के जो अरकान को आजकल उठाए जाते हैं। तो वो कानून का सहारा लेके उन लोगों को किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया तो बिल्कुल उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। जहां तक उसका ताल्लुक है, जो शार्ट नोट लिखा, अभी डिटेल डिसीजन आएगी उसकी मंसूर अली शाह साहब की, लेकिन वो जो ऑब्जर्वेशन देते रहे, मैं बसद एहतराम से सख्त इख्तिलाफ करता हूँ। अगर उनको व्यू को लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी रोल है वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी रोल और मैंडेट फकत यही है कि वो आईन की तशरीह करे और उसके मुताबिक फैसले दे दे। पार्लियामान के पास इख्तियार है कानून साजी करने का, लेकिन इख्तियार भी ये कदम जरूर है आईन की तरफ से कि कानून साजी आईन के मुताबिक होने चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होने चाहिए, और आईन में दिए गए जो कवायद है कि आईन के किसी आर्टिकल को के खिलाफ न हो। सर, तो उसके मसला ये है कि इस कानून में सिर्फ कंप्लीट अगर जी एक मिनट, वो ये कि जो ये नेब का कानून है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखे
یہ 17 اس طرح کے قانون میں آ رہا ہے. ٹھیک بات ہے. یہ 74 سے چلا آ رہا تھا اس قسم کے قوانین. سر اس سے بھی پہلے سے بھی وہ شروع سے اس ملک کے دور میں دیکھیں تو وہ ممبرز آف پارلیمنٹ اینڈ اسمبلی کے لیے 77 کا قانون آیا تھا. وہ جب ختم ہوا پھر آپ کو یاد ہوگا احتساب آرڈیننس آیا تھا اور احتساب آرڈیننس کے بعد یہ نیب آرڈیننس آیا اور نیب آرڈیننس کے بعد یہ نیب. سر پرابلم یہی ہے کہ ہر دور میں یہ نیک نیتی اس کے لیے نہیں آیا تھا, یہ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آیا تھا. میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. اشتر صاحب مجھے معلوم ہے آپ نے ابھی جانا ہے, میرا جو سوال ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس کامنٹ کی کانٹیکسٹ میں ہے جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے وقت میں 1 ستمبر کو دیا تھا کہ اگر تو جو کہ ٹیک اپ ہو رہا ہے کیس وہ ڈسمس ہوتا ہے تو ایسے تمام کیسز ریویو میں چلے جائیں گے, یہ فیصلے کالعدم ہو جائیں گے. آپ اس قانونی رائے سے اگری کرتے ہیں؟ کیا یہ نیب کا کیس آگے جا کے آپ کو دوبارہ ریویو یا چیلنج ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ٹوٹلی. لیکن اس سے پہلے میں ایک ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک امپریشن دیا جا رہا تھا اور لوگ شاید امپریشن یہی لیے ہوئے ہیں کہ ان ترامیم سے کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. کرپشن کا کوئی کیس اس قانون کی وجہ سے ختم نہیں ہوا. وہ متعلقہ اداروں میں بھیجے گئے فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن, انکوائری اینڈ ٹرائل. یاد رکھیے دس از اے فنڈامنٹل تھنگ جو میرا خیال ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہم سب سمجھیں اس بات کو. یہ این آر او نہیں ہے, اس سے کوئی لوگ بری نہیں ہوئے, اس سے کوئی ایکویٹلز نہیں ہوئی. یہ ایسا قانون نہیں ہے جس نے لوگوں کو بری ذمہ قرار دے دیا. اب آپ کی سوال کا جواب جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے وہ بالکل صائب ہے, یہ اوپینین جو ہے بالکل درست ہے اور یہی کریکٹ لیگل پوزیشن بنے گی کہ اگر اس بینچ کی تشکیل ہی قانون کے مطابق نہیں تھی تو اس کے اوپر جتنے بھی بات کر لی جائے وہ لا حاصل ہوگی, وہ کالعدم ہو جائے گا فیصلہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی بینچ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے تو وہ سن نہیں سکتا تھا. اگر وہ سن نہیں سکتا تھا تو بھلے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو, وہ اگر غلط طریقے سے دیا گیا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو فالو کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی قانون کی تشریح کرنا. صحیح. اور مجھے اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے علی گور صاحب آپ ہی کا بھی اوپینین اسی پہ چاہیے. یہ جو ریمارکس ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد یہ ریویو میں جائے گا اور ایسے سارے فیصلے جو ہیں وہ دوبارہ ریویو کیے جائیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لیگلی دس از دا وے فارورڈ یہاں سے؟ اس کے 2 پیرامیٹرز ہے. پہلی بات تو یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں تھا کیونکہ یہ لا پہلے آیا ہوا تھا اور یہ چل رہا تھا, اس لیے اس پہ اپلیکیبل تو نہیں تھا کہ اس قانون کے مطابق اس کا فیصلہ اسی بینچ نے کرنا تھا. اور یہ صحیح ہے کہ جو بینچ مسلسل اس کیس کو چلا رہا تھا وہی چلا سکتا تھا. البتہ نیا قانون ابھی سسپینڈڈ ہے تو جو یہ ڈیسیجن اس وقت آیا اس پہ عمل درآمد روکا گیا ہے. تو جب عمل درآمد روکا گیا اور آج ایک آرڈر آیا ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مطابق اس لا پہ عمل کرتے ہوئے ود ان 30 days اس پہ آپ اپیل فائل کریں. اگر قاضی فیصل صاحب جو ابھی ہم نے سننے میں آیا اور نوٹس ایک آج ایشو ہوا ہے کہ منڈے کو شاید ایک وہی کیس لگ رہا ہے, اگر سپریم کورٹ نے اس اسٹے کو سسپینڈ کر دیا اور سپریم کورٹ نے اس لا کو بحال کر دیا اور سپریم کورٹ نے ایسا آرڈر پاس کر دیا کہ یس دس لا گوز بیک ٹو دا ڈیٹ وین اٹ واز پاس, اس صورت میں اس میں اپیل ضرور پہ لائی کرے گا ایز پر دے. لیکن وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اپیل والا رائٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ کی ڈسیزن کا بھی انحصار ہوگا کہ 18 تاریخ کو کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اشتر اوصاف صاحب موجود تھے, بیرسٹر علی خان صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے لندن سے. میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. 21 تاریخ کو آج دوبارہ انفورس کر کے دوبارہ زور دے کر ریپیٹ کیا ہے پی ایم ایل این نے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. نیب کے فیصلے کے آنے کے بعد دوبارہ 2 مرتبہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور زبیر صاحب نے کہا کہ وہ 21 کو ہی واپس آئیں گے. یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا قانونی ان کی رکاوٹیں جو سامنے ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے پی ایم ایل این کو؟ بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। आज वहां पर मुलाकात भी की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। इसके अलावा जो भी पार्टी का इजलास था, वापस आने का लाएमल, ये तमाम इशूज से मुतालिक जुबैर साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये फैसला आप लोगों ने इकट्ठे बैठ के सुना या बाद में फिर ये इजलास हुआ है आप लोगों का? क्या आप साथ थे जब नवाज शरीफ साहब वगैरह ने फैसला हो चुका था जब मुलाकात हुई है? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 4 बजे थे जब मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त फैसला हो चुका था। सही। सो पहला रद्द-ए-अमल क्या था नवाज शरीफ साहब का? और मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई रिएक्शन था ही नहीं कि इट वाज एक्सपेक्टेड कि चीफ जस्टिस साहब जाते जाते कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना था। ये नहीं पता था कि क्या करेंगे एग्जैक्टली, बट ये जरूर पता था कि कोई ना कोई चीज जिससे हिजान की कैफियत पैदा हो कि अब क्या होगा, इसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। सो जाहिर है पीटीआई को वो सपोर्ट करते रहे हैं भरपूर तरीके से, उन्होंने पीटीआई के चाहने वालों को खुश करके तो जाना था, कुछ ना कुछ तो तोहफा देके जाना था। तो सर वो पीटीआई वाले खुश कैसे हुए हैं? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि आपके केसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा फंसेंगे तो पीटीआई वाले, तो वो पीटीआई वालों को खुश करके कैसे गए? पीटीआई वाले समझ रहे हैं ना कुछ करके कि जी देखें इन्होंने केस माफ करवा दिए थे नैब के ऑर्डिनेंस को में तरमीम करके। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, 3.5 साल तो हमने भुगता था तमाम नैब के केसेस को, और वो भी नॉट जस्ट द लॉ इटसेल्फ, उसकी जो विशेष तरीके से इंटरप्रिटेशन की गई थी इमरान खान की हुकूमत में, उसको भुगता था। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि बंदियाल साहब ने वो जजमेंट्स भी नहीं पढ़ी हैं जो खुद उनके ब्रदर जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस ने बहुत से केसेस में जिसका जिक्र भी किया था, और नैब को लेके बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया था कि नैब गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है लॉ को और एक पॉलिटिकल विच हंटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और इससे भी शायद ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे जजमेंट्स में। सही। तो अगर तो उस वक्त हम नहीं फंसे थे तो अब क्या फंसेंगे? नहीं, तो आप लोगों ने अपने वुकला से मशवरा किया और उन्होंने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपने केसेस की एक लंबी लिस्ट है, जो रेफरेंसेस कुछ वापस हुए, दूसरे अदालतों में गए, वो वापस ट्रांसफर बैक होंगे। तो कानूनी तौर पर शहबाज साहब के लिए, नवाज साहब के लिए और बाकी जो दीगर लीडरशिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ये वुकला ने आपको कहा गो हेड, ठीक है सब? देखें, एक तो आई मीन इट्स टू अर्ली के ज़ाहिर है वुकला से तो बात भी नहीं हुई थी। आप जब मुलाकात हुई थी और उसी वक्त थोड़े देर पहले फैसला आया था। सो मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और जो भी थोड़ी बहुत लीगल समझ है, और वो लीगल समझ उसके बेसिस पर है जो 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी और नैब लॉ को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए। तो उस वक्त कोई भी ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई कन्विक्शन सामने आई थी। जो कन्विक्शन जाहिर है मियां नवाज शरीफ की गई थी, उसकी तो वो जो मरियम नवाज के केस में वो बिल्कुल वो डिफरेंट है। मैं शहबाज साहब के ज्यादा जरा जो है वो मामलात वो नैब के, और ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो साद रफीक साहब हैं, इस तरह के जो केसेस है वो ट्रांसफर होंगे, वो खुलेंगे, तो वो कानूनी मामलात जो है हो सकते हैं। क्योंकि आज बाहर आके आप लोगों ने दोबारा कह दिया कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये बिल्कुल फाइनल डेट है, इसमें कोई रद्दो बदल की गुंजाइश है या मजीद सियासी हालात देखकर इसको फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, ये आगे या पीछे हो सकती? फ्लेक्सिबिलिटी तो कोई भी नहीं है बिल्कुल, और अगर होगी तो पहले आने की होगी, बाद में आने की नहीं होगी। ये तो बड़ा क्लियर है, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो आ रहे हैं तकरीबन 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो पार्टी के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ से हमारी एक समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज होगा जब वो वापस आएंगे, तो उसको मोमेंटम क्रिएट करना है। मोमेंटम क्रिएट करने के लिए जाहिर सी बात है तंजीम के हर लेवल पर जाके, ऊपर से लेकर नीचे लेवल पर जाके एक जाहिर है प्लान करना है। तो उसके लिए टाइम है, इसके लिए नहीं है कि जी वो अभी कोई इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का। नहीं, वो आप चीफ जस्टिस की तब्दीली का तो इंतजार कर रहे थे, वो तो हो गई। नहीं, वो तो फैक्ट है, वो तो बिल्कुल। तो सर आप पहले से इतना ज्यादा बोझ क्यों नहीं चीफ जस्टिस पे डाल रहे हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस का, कि ये तो थोड़ा आपका नहीं ख्याल कि कंट्रोवर्शियल बनाने की तरफ चली जाएगी बात अगर आप अपनी होप्स उधर पिन कर लेंगे और ऐसा इंप्रेशन देंगे कि वहां से कोई रिलीफ मिलेगा? इज दिस अ गुड अप्रोच?
نہیں ہم کوئی چیز بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نئے چیف جسٹس سے. ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, انصاف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو کہ بندیال صاحب سے ہمیں بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک ظاہر ہے وہ اس گروپ کا حصہ ہیں جنہوں نے 2017 سے یہ شروع کیا تھا کھیل, اور بس ہی نہیں ہو رہے تھے, اور آخری دن بھی انہوں نے جاتے جاتے بھی وہی کیا. اعجاز الحسن صاحب ابھی ہیں موجود جج. آج بھی دیکھیں نا جی, وہی جو ایک کوئی اپرائٹ جج اگر آپ کے بارے میں تو انہوں نے اسی ججمنٹ سے اختلاف کیا, اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کا اختلافی نوٹ پڑھا بھی نہیں گیا وہاں کورٹ کے اندر. جی لیکن اب وہ آ گیا منظر عام پہ, ہم نے پڑھ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور یہ ان کے منتخب نمائندوں کا اختیار ہے. لیکن بار بار آپ لوگ اپنی تقاریر میں کہتے رہے ہیں کہ جب نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, تو اب بہت دفعہ آپ نے ٹویٹس بھی ہیں آپ کی قیادت کی, تو وہ پہلے سے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے بہت زیادہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کا بھار ڈال دیا ہے, پلندہ ان پہ ڈال دیا. دیکھیں نا, ایک آپ فیوچر کے بارے میں پروڈکٹ کرتے ہیں کسی بیسس پر, پاسٹ ریکارڈ کے بیسس پر. نئے چیف جسٹس کا ایک پاسٹ ایک زبردست ریکارڈ ہے. ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ججمنٹس بھی آئی ہیں, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کی ججمنٹس اسٹرانگ آئیں اور ہونی بھی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن جب نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے تو ہم تو انصاف ہی ایکسپیکٹ کریں گے. سر چلے ٹیسٹ کیس لے لیتے ہیں نا, ابھی جو نیب کیس ہے اس کے بارے میں قانونی رائے ہے کہ شاید یہ دوبارہ ریویو ہو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد, تو پھر آپ کی اس میں کیا آپ کے نزدیک انصاف ہوگا جو اس عدالت میں نہیں ہوا؟ تو کیا پی ایم ایل این کے نزدیک انصاف کیا ہے اس کیس کے اوپر؟ پی ایم ایل این کے نزدیک انصاف وہی ہے جو کہ جسٹس منصور نے جو آپ نے کہا اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماریا, یہ صرف میری بات نہیں ہے یا ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے پچھلے 15 سال 20 سال سے سب نے محسوس کیا ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ بالکل ہی ایک کالا قانون ہے, اور سب سے زیادہ اور کالا قانون بن جاتا ہے جب اس کو غلط طریقے سے استعمال بھی کیا جائے. وہی نیب آرڈیننس تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے لے کے 2013, وہی قانون تھا جو پی ایم ایل این کی حکومت میں تھا. لیکن اس طرح سے پولیٹیکل ویج ہنٹنگ کے لیے سر وہی تو ہے سر, پلیز پی ایم ایل این کے بہت سارے جو پیپلز پارٹی کیس بھگت رہی ہے نا, وہ ہیں جو آپ لوگ بنا کر گئے ہیں. وہ آن ریکارڈ, آج بلاول نے کہا کہ 2013 میں آپ لوگوں نے مل کر اس وقت جو ہے ان کو پنجاب سے نکالا, آپ لوگوں نے جو ہے اس وقت بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بڑی لمبی چوڑی ایک چارج شیٹ ہے آپ لوگوں کے خلاف. یہ تو نہیں پی ایم ایل نے کوئی کیسز ہی نہیں بنائے سر, اتنے کیسز بنائے ہیں, وہی بھگت رہے پیپلز پارٹی والے اب تک. پیپلز پارٹی بلاول نے, ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کے وہ سربراہ ہیں, انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے, اور وہ پالیٹکس میں اپنی کوئی بھی رسپانسبلٹی اون نہیں کرنا چاہتے جو پچھلے 16 مہینے میں وہ حکومت کا حصہ تھے. تو اس سے وہ ڈسٹنس کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا حق بھی بنتا ہے کہ جی وہ کس قسم کی پالیٹکس کریں, پی ایم ایل این کو اٹیک کریں. سر وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ پیچھے سے, ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی ہیڈ زرداری صاحب کی منشا سے ہی کر رہے ہیں, یا وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا انٹرنلی ان کے کیا ہے, پرسپشن کیا ہے سر ایز اے پولیٹیکل کمپیٹیٹر. خیال ہے ظاہر سی بات ہے ان کو زرداری صاحب کی مرضی سے کر رہے ہوں گے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہی اسی میں پیپلز پارٹی کا فیوچر ہے. اور الیکشن کیمپین کے مطلب سب سے مذکر خیز بات یہ ہے کہ وہ بار بار الیکشن مانگ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جب سے اسمبلی برخاست ہوئی تھی. ساتھ میں یہ بھی کوئی جواب نہیں ہوتا کہ جب وہ سی سی آئی میٹنگ میں آئے تھے اور حلقہ بندیاں اور وہ اپروو کیا تھا, نئے سینسس اپروو کیے تھے, تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا, وہ کہتے ہیں ہمیں یقین دلایا تھا. کس فورم پر یقین دلایا تھا کہ جی یہ الیکشن کمیشن اس چیز پر عمل درآمد نہیں کرے گا؟ تو اسی وقت اس وقت آپ کو بھی یاد ہے کہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ اگر سی سی آئی میٹنگ میں 2023 کے سینسس کو اپروو کیا گیا تو اس کے بیسس پر پھر الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بیسس پر الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا. بیکاز اگر آپ اگست کے فرسٹ ویک میں یہ اپروو کر رہے ہیں, سرٹیفائی کر رہے ہیں, نوٹیفائی کر رہے ہیں نئے سینسس, تو وہ تو پھر ڈیلے تو ناگزیر تھا. تو اس وقت
पता नहीं क्यों उन्होंने। लेकिन सर डिले नागुज़ीर था, लेकिन फरवरी की तारीख सिर्फ आपकी पार्टी को पता है। इससे राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन बोर्ड आके कहा कि फरवरी के इलेक्शंस की बात हुई है। ये बात पीपल्स पार्टी भी कहती है कि फरवरी की स्पेसिफिक डेट सिर्फ पीएमएलएन दे रही है और कोई भी नहीं दे रहा। ना इलेक्शन कमीशन को पता है कब इलेक्शन होने हैं, ना किसी और जमात का, सिर्फ पीएमएलएन को पता है सर फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं। ये आपको किसने बताया फरवरी का? किसी ने नहीं बताया। बड़ा सिंपल सा है, इलेक्शन कमीशन वाले खुद बार बार एक एक्सपेक्टेड पीरियड देते हैं कि हल्का बंदियां वगैरह कितने पीरियड पे होंगी। ठीक है। तो जैसे ही वो नोटिफाई हुए थे 2023 के सेंसस सीसीआई की मीटिंग के बाद, एक्सपेक्टेड था कि ये दिसंबर में जाके कहीं कंप्लीट होगा और उसके बाद 60 दिन उनको चाहिए वो सारा इलेक्टोरल प्रोसेस रन करने में। तो फरवरी के मिडिल में हो जाए या जनवरी के एंड में हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो नहीं पता। नहीं सर, ये तो आज इलेक्शन कमीशन ने बताया ना कि ये दिसंबर में काम कर लेंगे, लेकिन आपने तो असेंबली खत्म होने के फौरन बाद से ही फरवरी की, आपकी और राजा रियाज की वैसे कमाल केमिस्ट्री थी, कमाल कोऑर्डिनेशन थी। उधर राजा रियाज साहब ने फरवरी की बात की, इधर से राना सनाउल्लाह साहब ने फरवरी की बात की। राजा रियाज कहते हैं कि उनको उनके बड़ों ने बताया है, आपको किसने बताया है? एक तो राजा रियाज और राना सनाउल्लाह दोनों का ताल्लुक फैसलाबाद से, तो कुछ तो कोऑर्डिनेशन उनकी होगी। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है सर फैसलाबादी बॉयज का जिसके अंदर ये बात डिस्कस हो? लेकिन ये पीएमएलएन की पॉलिसी बता रहे हैं ना सर। सीरियसली, मतलब कॉमन सेंस है। मतलब आपसे अगर पूछते कोई भी कि जब ये जैसे ही नोटिफाई हुए सेंसस 2023 के, तो आपका क्या ख्याल था कि कब होंगे? सर हमारा तो जो ख्याल था वो ये था कि 3 महीने की आईनी मुद्दत में होंगे, लेकिन भाग आप लोग रहे हैं एज पर योर ओन इत्तेहादीज। आप फरवरी में नवाज शरीफ साहब की वापसी, कैंपेनिंग, ये सारे मार्जिन रखने के बाद इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, इसलिए आप इस पूरे अमल के सहूलतकार बन रहे हैं पीएमएलएन। जो आप सहूलतकार, तो हमारी डिबेट शुरू हुई थी कि बिलावल भुट्टो ने क्या डिमांड की है। तो बिलावल भुट्टो को मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वाज ऑन बोर्ड ऑन दिस। तो वो इस चीज को से डिस्टेंस नहीं अपने आप को कर सकते कि जी हमें तो पता ही नहीं था ये क्या होने जा रहा है। मतलब वो इतने मासूम थे और ये इतना बड़ा इशू था, ये कोई छोटा इशू तो था ही नहीं कि 2017 के बेसिस पर होंगे, 2023 के बेसिस पर होंगे। कुछ पीएमएलएन के रहनुमाओं ने, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि पहले कहा था कि 2017 के बेसिस पर होंगे, लेकिन जब वो चेंज हो गया और ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि 2023 में, तो फिर सबको ये तो पता ही था। और ये बड़े प्रोमिनेंट पहले से सवाल रेज करना चाहिए था सीसीआई की मीटिंग में जाने से पहले पीपल्स पार्टी को। सर सवाल तो मई में ही रेज कर लेना चाहिए था ना कि इलेक्शन, ये रिजल्ट्स आ गए हैं मर्दमशुमारी के, उसी वक्त काम शुरू कर देते, लेकिन बहुत ही ज्यादा ताखीर की गई है। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब लंदन से हमें टाइम देने के लिए। ब्रेक जाएंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल लेंगे आज नैब की तरमीम के हवाले से भी, और उसके बाद जो बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने के मुतालबे को दोबारा दोहरा दिया। साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की गुफ्तगू जो पीपल्स पार्टी बार बार कर रही है उसका दोबारा जिक्र किया लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और जो एतराजात दूर करने का टास्क जो है सीसी ने जरदारी साहब को सौंपा है, उसके बारे में बिलावल ने क्या कहा, जरा सुनिए। अगर हम ये शॉर्ट सुनवा लें, उसके बाद फिर मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद हो गए, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बिलावल ने क्या स्टेटमेंट दी? सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा सर, 90 दिन के इलेक्शंस की बात तो पीपल्स पार्टी काफी अरसे से कर रही है। इस सीसी में के बाद जो ख्याल था वो ये था कि शायद कोई आगे की कानूनी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी गौर किया जा रहा हो, पर कानूनी तौर पे भी आप चाराजोई नहीं कर रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा, किसी की भी, बाकी जमातों की भी नहीं सुन रहा। वो कह रहे हैं हम दिसंबर के अंदर फिर डेट देंगे, उन्होंने क्लियरली जवाब दे दिया। तो वो तो वहीं खड़े हैं और आपका मौकफ जो है वो वहीं खड़ा है, लेकिन इससे आगे बात नहीं बढ़ी। देखिए हमारा मौकिफ तो वही रहेगा ना मारिया, बिकॉज वी कांट हैव एनी अदर पोजीशन। तो हम तो इलेक्शन कमीशन से यही डिमांड करेंगे कि जी आप इलेक्शन की डेट दें। तो आई मीन देयर इज नथिंग एल्स टू डिमांड फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप नवंबर में डेट दें या दिसंबर में दें या जनवरी में। हम तो उनको ये कह सकते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, आप डेट दें जबकि भी आपको देनी है। तो एटलीस्ट we will continue to demand this from election commission। सही। और सर वो डेट नहीं दे रहे, अभी तक नहीं दी। वो देखें, वो तो फिर अब उसकी स्टेजेस है ना कि वो अब पॉलिटिकल पार्टी इस पे क्या करना चाहती हैं।
बिकॉज दिस इज नॉट अ वन पार्टी इशू कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है और बाकी नहीं चाह रहे. तो वी हैव टू collectively meet all parties and reach a consensus कि what should be the next step of our political parties for the election date. सर उसमें जो आपकी मेजर कोalition पार्टनर थी पिछली हुकूमत में तो PMLN है, दे आर कंफर्टेबल, वो कह रहे हैं फरवरी में होगी, एवरीवन इज ऑन बोर्ड, तो वो तो निकल जाएगी इक्वेशन से. बाकी मैं कहता हूँ अगर PMLN ये कह रही है तो वो फरवरी की डेट तो दें ना. इस वक्त तो डेट देने का नाम नहीं ले रहे, तो हमें तो डेट चाहिए. वो फरवरी की डेट दें, जनवरी की दें, दिसंबर की दें, डेट तो दें. तो सर आपके नजदीक में पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो डेट क्यों नहीं दे रहे, क्या रुकावट है? अगर उन्होंने आई डोंट नो, बिकॉज वो जो फारूक नाइक साहब ने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी थी CEC को, उन्होंने मुश्किलात बताई थी कि जो जो चीजें इलेक्शन कमीशन ने ओवरकम करनी है उसके बाद ही वो डेट देंगे. और वो डीलिमिटेशन है और दूसरी चीजें हल्का बंदी है, जो भी है, तो वो चीजें जब तक वो कर नहीं लेंगे तब तक उनके लिए मुश्किल है डेट देना. ठीक है, लेकिन सर फ्लेक्सिबिलिटी तो पीपल्स पार्टी ने दिखा दी ना. आप तो शुरू में कहते थे कि डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, वो फिर उसके बावजूद कल की जो गुफ्तगू थी पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद शाजिया मरी साहिबा ने उन्होंने कहा कि करनी भी है तो कर लें, उसके बावजूद हमें डेट दे दें. आपकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद अभी वो डीलिमिटेशन के हवाले से डेट्स नहीं आ रही. क्या आपको कहीं खदशा है कि ये फरवरी से भी बात आगे जा सकती है? कहीं बैक ऑफ द माइंड में आप समझ रहे कि शायद इलेक्शन डेट आए ही ना जल्द? हमें तो खदशा नहीं है, बट द थिंग इज के डेट मांगना इलेक्शन की कोई गलत बात तो नहीं है ना मारिया. नहीं, ठीक बात है. वी शुड ऑल डिमांड दैट. सर द होल कंट्री शुड डिमांड दैट. इट्स नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टी. एक खत भी लिखा है सदर साहब ने. अब सदर साहब को कानूनी राय जो दी गई है इस पे वो तकसीम है. कुछ एक राय तबका समझता है कि सदर डेट दे सकते हैं, जो लॉ मिनिस्टर्स हैं केयर टेकर उन्होंने कहा वो डेट नहीं दे सकते. उन्होंने खत लिख डाला कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की तशरीह कर दे. तो सर सुप्रीम कोर्ट से तशरीह करा लीजिए, या आप लोग क्लियर हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं डेट देनी है, इसमें कोई इबाम नहीं? नहीं, वो देखें, वो फारूक नाइक साहब ने भी हमें यही ब्रीफ किया CEC कमेटी में कि सदर के पास मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास ही है. ठीक है. और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात की है कि अब CEC ने आसिफ जरदारी साहब को ये जो है जिम्मेदारी सौंपी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करें, तो जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड का के हवाले से आपने गुफ्तगू करनी है, मुशावरत करनी है, बात करनी है, तो वो क्या उसके खदोखाल होंगे? किससे बात करनी है? क्योंकि PMLN तो कहती है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ तो वो भरपूर तरीके से बढ़ रहे हैं. सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का और तहरीक इंसाफ का. देखिए, मेनली कुछ कंसर्न शो किया स्पेशली हमारे सिंध के दोस्तों ने कि जी वहाँ जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है और केयर टेकर गवर्नमेंट इज सिस्टमैटिकली गोइंग आफ्टर PPP के जो भी डिसीजंस थे प्रीवियस गवर्नमेंट के, उनको किसी तरीके से डीरेल किया जा रहा है और लोगों को हरास किया जा रहा है, उनको रिमूव किया जा रहा है, थिंग्स लाइक दैट. तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी हम प्रेसिडेंट जरदारी को ये कहते हैं कि जी वो जिनसे भी इंटेलिजेंस करनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट से करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, जिससे भी करनी है, उनसे वो बातचीत करें और इस मैटर को रिजॉल्व करें. सर ये लेवल प्लेइंग फील्ड टिल्ट कैसे हुई, किन वजूहात की वजह से? बिकॉज कुछ महीने पहले तो लग रहा था कि काफी मुनासिब गुंजाइश है पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन अब ये टिल्ट हो गई है. अब लगता है कि नून लीग के पास ज्यादा गुंजाइश है, पीपल्स पार्टी की जगह सुकड़ रही है. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? क्या चीज तब्दील हुई है आपके नजदीक? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ तब्दील नहीं हुआ, बट सिंध में जो सिंध की हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी और चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत कंसर्न्स रेज किए CEC में. बाकी इतने कंसर्न्स नहीं थे, बट वो उनके कंसर्न्स की वजह से ये पोजीशन सामने आई और इसीलिए उन्होंने ये बात की और फिर एंड में सब ने ये कहा कि हम आपको ये मैंडेट देते हैं कि आप प्रोसीड करें. सर लेकिन ये 4 महीने पहले नहीं था. 4 महीने पहले सूरत मुख्तलिफ थी, लग रहा था कि हवा का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है, अब वो नहीं है. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि व्हाट चेंज्ड? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि चेंज एज फार एज केयर टेकर गवर्नमेंट सिंध में आने से ज्यादा चेंज हुआ है. अच्छा. अदरवाइज उससे पहले इतना चेंज नहीं था. सही. और जब से सिंध गवर्नमेंट में केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उसके बाद चीजें कुछ डिफरेंट हो गई. सही.
صحیح، بہت شکریہ. وقت کی کمی کی باعث ہماری خواہش تھی اور کوشچنز پوچھتے مانڈی صاحب سے، لیکن ہمیں اس پروگرام کو یہاں سمیٹنا ہوگا. پاکستان پیپلز ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، اپنے اعتراضات کے حوالے سے آگاہ کر رہی ہے. زرداری صاحب بقول مانڈی صاحب انہوں نے جس سے بھی اس حوالے سے کنسلٹیشن کرنی ہے، چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا مقتدر حلقے، یہ اب ان کا فیصلہ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.